हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं JKSSV ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम लोग साउंड को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको साउंड के कुछ प्रॉपर्टीज़ बताए कि साउंड किस में फास्ट ट्रैवल करता है, किस में नहीं कर सकता, एयर में स्पीड कितनी होती है। फिर मैंने आपको बताया कि साउंड में हम लोग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग कैसे कैसे उसको डिवाइड करते हैं। उसमें मैंने आपको ऑडिबल, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक के बारे में बताया। फिर मैंने अल्ट्रासोनिक के कुछ आपको इंपॉर्टेंस भी बताए। फिर मैंने आपको बताया कि हम साउंड कैसे, हमारी आवाज़ निकलती है और कैसे हम लोग सुनते हैं। तो आज की क्लास में स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्या क्या उसके कंपोनेंट होते हैं, कैसे कैसे साउंड वेव वर्क करती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हेडिंग दे लीजिए। इस पॉइंट में से जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ से बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इवन कि लास्ट ईयर में एक ही इस पॉइंट से 3 क्वेश्चन आए थे आपके। मतलब देखो, पूरे साउंड में से एक ही पॉइंट में से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए तो ध्यान से समझना, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाउडनेस ऑफ साउंड की। लाउडनेस ऑफ साउंड की। तो लाउडनेस ऑफ साउंड क्या होता है? लाउडनेस ऑफ साउंड क्या होता है? तो लाउडनेस ऑफ साउंड से क्या समझते हो आप? तो बोलते हो ना, थोड़ा लाउडली बोलो, आवाज़ ज़्यादा निकालो, तो उसको बोलते हैं लाउडनेस। तो साउंड की लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है? यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड। किसके ऊपर? एम्पलीट्यूड। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तभी। ये आपके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। और याद करिए, पहली वेव की क्लासेस मैंने आपको एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सब कुछ समझाने की कोशिश की थी और समझाया भी था अच्छे से। एक वेव है, ये साउंड वेव चल रही है, वेव ऐसे ही चलती है। और एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो जितना बड़ा एम्पलीट्यूड होगा उतनी बड़ी वेव होगी, राइट? जितना बड़ा एम्पलीट्यूड होगा उतनी बड़ी वेव होगी। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है आपकी लाउडनेस ऑफ साउंड। और कैसे डिपेंड करती है लाउडनेस ऑफ साउंड? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। अब यहां से देखो, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, इफ एम्पलीट्यूड becomes double, then what will effect on loudness of sound? loudness of sound। तो पहला ऑप्शन है आपके पास 2 times इंक्रीज, दूसरा ऑप्शन है 2 times decrease, and third option is 4 times increase, and fourth option will be 4 times decrease। तो अगर आपको ये छोटी सी बात याद है, तो मैं ये आपको बहुत बार सिखा चुका हूँ। इवन कि मैंने जब आपको सिस्टमेटिकल यूनिट पढ़ाए थे, ऐसे यूनिट पढ़ाए थे मैंने प्रेशर के केस में, इन सब में फॉर्मूले से बताया था कैसे इफेक्ट पड़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया था कैसे इफेक्ट पड़ते हैं। कुछ भी नहीं करना होता आपको, बस कुछ नहीं करना, जो पूछा उसको पुट करो। आपको पता है लाउडनेस का डायरेक्टली रिलेशन है। अगर कोई चीज़ बढ़ेगी एम्पलीट्यूड तो लाउडनेस बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड कम होगा लाउडनेस कम होगा। ये फॉर्मूले से आप खुद बना सकते हो। इतने तो आप कैपेबल हो चुके हो अभी तक। ये मैं आपको मतलब 50-60 बार तो करवा ही चुका हूँ, ऐसी बात मैं बता चुका हूँ ये चीज़। अब उसने बोला एम्पलीट्यूड डबल करना, ठीक है एम्पलीट्यूड डबल कर देते हैं। देखिए 2 टाइम्स कर दिया, लेकिन एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के ही तो बराबर होगा ये। तो लाउडनेस बराबर होगी 4 टाइम्स ए का स्क्वायर। तो एक्स्ट्रा पार्ट क्या दिखा आपको फॉर्मूले में? 4। तो इसका मतलब 4 टाइम्स क्या हुआ? इंक्रीज हो गया, क्योंकि इंक्रीज तो इंक्रीज ही होगा। तो आंसर होगा 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। आपको यहाँ से याद रखना है कि लाउडनेस ऑफ साउंड को हम लोग किस पे डिपेंड करती है? लाउडनेस ऑफ साउंड ये हमारे एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है। बस आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना होता है, जो मैं आपको समझाने के लिए इतनी सारी राम कहानी बताता हूँ। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड क्या होता है मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब दूसरी बात, जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड के
स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है, तो और डायरेक्टली होती है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, एक क्वेश्चन तो ये आया था कि किस पे डिपेंड करती है। चलिए इसमें दूसरा क्वेश्चन ये आया था यूनिट ऑफ लाउडनेस, यूनिट ऑफ लाउडनेस क्या होता है, तो इसका आंसर होगा बेल, ठीक है, बेल। तो ये बड़ा यूनिट होता है, इसका जब आप 1/10 निकालोगे, 1/10 ऑफ बेल, इसको बोलते हैं डेसिबल, और ये यूनिट एग्जाम में आया था। 1 डेसिबल होता है 1/10 बेल के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका यूनिट ये आया था एग्जाम में कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड। तो लाउडनेस ऑफ साउंड का यूनिट होता है डेसिबल, जिसको मैं डीबी से डिनोट करता हूँ। और आपने ये देखा भी था जब मैंने आपको इन्वायरमेंट पोल्यूशन पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि साउंड जो नॉइज़ होती है उसको डेसिबल कितना है आपका, कितने डिग्री के मतलब कितने डेसिबल के ऊपर आपके लिए अच्छा नहीं होता। तो 130 हर्ट्ज़ के पास आपके लिए डेंजरस होता है, और 80 तक आप नॉर्मली सुन सकते हो, उसके बाद आपको इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है 80 से 85 के ऊपर। बाकी डेंजरस 130 हर्ट्ज़ से ऊपर वाला आपके लिए डेंजरस हो जाता है, जो लाउडनेस ऑफ साउंड की बात करो, इतना डेसिबल हो तो, ठीक है, इतना हर्ट्स नहीं, सॉरी डेसिबल, ठीक है, डेसिबल। तो याद रखना कि लाउडनेस ऑफ साउंड का यूनिट क्या होता है, डेसिबल। एक इसमें कभी कभी कंफ्यूज करता है डेप्सन। डेप्सन किसका मेजरमेंट यूनिट है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपने मेरी क्लास पढ़ी होगी ओजोन लेयर वाली, ठीक है। चलिए, तो लाउडनेस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया, एक तो फॉर्मूला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, एक आपका लाउडनेस का यूनिट पूछा गया था, और किसके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप अभी आपको ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए दूसरे करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम लोग। सेकंड लिख लीजिएगा, इस सेकंड वन इज पिच। क्या, पिच, या आप बोल सकते हो श्रिलनेस, पिच। साउंड की पिच क्या होती है, पिच किसको बोलते हैं। ये जो क्रिकेट खेलने वाली पिच नहीं है, ये साउंड के पिच की बात हो रही है। अब पिच किसको बोलते हैं, देखो आपको याद रखना है, पिच डिपेंड करती है, जो पतलापन होता है ना आवाज़ में, आपको पता है लड़कियों की आवाज़ ज़्यादा पतली होती है, क्यों, क्योंकि उनकी पिच हाई होती है। ये डिपेंड किस पे करती है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी पे। किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। अगर फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज़ होगी तो पिच भी क्या होगी, पिच भी इंक्रीज़ होगी, अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी और पिच भी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब मुझे बताइए, फीमेल की पिच हाई होगी मेल की, फीमेल की पिच हाई होगी कि मेल की। तो फीमेल की पिच क्या होती है, हाई होती है। क्यों, आपको ही पता है कि फीमेल की आवाज़ ज़्यादा पतली होती है। अब कैसे होती है ये ध्यान से समझना। मैंने बोला था कि फीमेल के वोकल कार्ड्स की लेंथ होती है 15 mm, और मेल के वोकल कार्ड्स की होती है 20 mm। बताया था मैंने, याद करो पहली क्लास मेरी साउंड की। चलिए अब बताइए, जो फीमेल है और मेल है, जब यहाँ से एयर पास होगी तो ये वोकल कार्ड्स कांपेंगे, और जितनी छोटी चीज़ होती है वो ज़्यादा फास्ट कांपती है। और ये मान लीजिए 2 पेज बड़े बड़े हैं, 2 छोटे छोटे हैं, छोटे पेज से हवा पास करोगे उतनी ही हवा, तो ये ज़्यादा बार कांपेंगे, मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बनेगी। और इसकी बात करें मेल वाले केस में तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम बनेगी। क्यों, क्योंकि इसकी वोकल कार्ड्स लंबे हैं। तो लड़कियों की क्या हुई, फ्रीक्वेंसी हाई हुई, और फ्रीक्वेंसी हाई हुई तो डिपेंड ही क्या करती है, पिच आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो फीमेल की वोकल कार्ड छोटी होती हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसकी पिच भी हाई होगी, ठीक है। मेल के कंपैरिजन में देखें तो फीमेल की पिच हाई होती है, ठीक है। और बच्चों को भी मेल से अडल्ट से हाई होती है, क्योंकि मेल का जो लाउडनेस है वो ज़्यादा होता है, लेकिन पिच ज़्यादा किसकी होती है, बच्चों की या फीमेल की। तो फीमेल की पिच हाई होती है, ये आप याद रखना, ठीक है। तो पिच किस पे डिपेंड करती है, पिच डिपेंड करती है सर फ्रीक्वेंसी के ऊपर। किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। और मेल की लिख लो क्या होती है, लो पिच साउंड, इसलिए उनकी आवाज़ कैसी होती है, हॉक्स होती है, मतलब मोटी होती है, HOAX, ठीक है, मोटी होती है आवाज़। तो आई होप समझ आ गया होगा आपको कि किस पे डिपेंड करती है। और ये सीधी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है, सीधी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, क्योंकि आपका टाइम पीरियड लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो इतना ही आपको याद रखना खाली
की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लाउडनेस पिच आपकी बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गाइज। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है साउंड का, तीसरे नंबर पर लिख लीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वालिटी, क्वालिटी साउंड की क्वालिटी क्या होती है? तो हर साउंड की कोई ना कोई क्वालिटी होती है। हर एक बंदे के साउंड में कोई ना कोई क्वालिटी होती है। किसी का गाना आपको अच्छा लगता है, किसी का नहीं लगता, तो उसकी साउंड में क्वालिटी होती है जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? जैसे मैं बोल देता हूँ, लेट फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड सेम। ठीक है, तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड मतलब मैंने लाउडनेस भी सेम कर दी, जो बारीपन था, और पिच भी मैंने सेम रख दी। दोनों में पिच एक ही थी, मान लीजिए 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली। ठीक है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं, दोनों सेम होगी। तो इस हिसाब से देखो तो आवाज़ सेम होनी चाहिए, क्योंकि एम्पलीट्यूड भी सेम है, पिच भी सेम है, तो फिर क्वालिटी पे कैसे इफेक्ट आ जाएगा? ये क्वालिटी पे कैसे डिपेंड आएगा? क्योंकि क्वालिटी डिपेंड करती है, क्वालिटी डिपेंड करती है टोन के ऊपर, कि टोन कैसा है, आवाज़ का टोनिंग कैसा है। जैसे एक साइड अगर आपका, मान लीजिए एक साइड आपका डोल बज रहा है, ठीक है, पंजाबी डोल बज रहा है, और एक साइड आपकी नगीना टून लगी हुई है, तो क्या आप बिना देखे नहीं बता सकते कि दोनों में फ़र्क क्या है? किस किस की आवाज़ आप पहचान सकते हो ना, कौन सी डोल की आवाज़ है, कौन सी आपकी नगीना वाली बांसुरी की आवाज़ आ रही है, तो पहचान सकते हो। कैसे पता चला? क्वालिटी से। तो इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं, टू डिफ्रेंशिएट द साउंड, किसके द्वारा? क्वालिटी ऑफ साउंड से। तो हम साउंड का डिफरेंस जान पाते हैं कि आवाज़ किसकी है। अब आपने फ़ोन किया, आपके मान लीजिए आगे लड़की या लड़के के मम्मी पापा ने उठा लिया, तो हेलो बोलते आपको समझ आ जाएगी कि किसकी आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो वो आप किस तरीके से पहचान पाए आवाज़ को? तो क्वालिटी ऑफ साउंड इज़ वन ऑफ द रीज़न बिहाइंड। तो आपको पता होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ साउंड से आप चीज़ों को पहचान पाते हो, आवाज़ कहाँ से कितनी आ रही है, किसकी आवाज़ आ रही है। तो ये है आपके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हम साउंड की बात करें तो। चलिए मैं पहला कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ। हमने पढ़ा किसके बारे में? हमने पढ़ा पहला लाउडनेस के बारे में। तो आपको बात याद रखनी है कि लाउडनेस ऑफ साउंड आपका एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। और एम्पलीट्यूड के ऊपर कैसा डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ऊपर। फिर मैंने आपको बताया कि लाउडनेस ऑफ साउंड का यूनिट क्या होता है, तो डेसिबल होता है, और बड़ा यूनिट वेल होता है। ठीक है, तो डेसिबल इसका आंसर याद रखना। फिर मैंने आपको बताया पिच या श्रिलनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो आपका आंसर होगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर। किसके ऊपर? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, पिच बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम तो पिच कम हो जाएगी। फीमेल की पिच हाई होती है क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, और मेल की पिच लो होती है क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है। फिर मैंने बताया क्वालिटी ऑफ साउंड के बारे में। ठीक है, क्वालिटी ऑफ साउंड के बारे में कि आप आवाज़ को डिफ्रेंशिएट कर पाते हो ड्यू टू क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात बहुत अच्छे से पहुँच गई होगी कि मैं आपको क्या चीज़ बताना चाह रहा था। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ साउंड के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, चलिए साउंड किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, किस किस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। चलिए इसके ऊपर हम बात करेंगे कि साउंड किसके ऊपर डिपेंड करती है और किसके ऊपर नहीं करती। सबसे पहले लिख लीजिए प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर प्रेशर कम ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, मैंने बताया था। प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है पास्कल, प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है पास्कल। ठीक है, फोर्स बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, प्रेशर कम हो जाएगा। मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो प्रेशर का क्या डिपेंड पड़ेगा? आपकी साउंड की स्पीड के ऊपर या साउंड के ऊपर। तो आपको आंसर देना है साउंड डू नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर। आपको आंसर देना है कि साउंड के ऊपर प्रेशर का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अगर प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाए तो बताइए स्पीड ऑफ साउंड या साउंड पे क्या इफेक्ट आएगा। तो आंसर होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। राइट, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना। चलिए अगला पॉइंट लिख लीजिए।
टेम्परेचर का, तो अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूं तो आपको याद रखना है कि स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब टेम्परेचर का डायरेक्टली रिलेशन होता है आपका स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर। ठीक है, तो ये कैसा होता है, अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो स्पीड कितनी बढ़ जाएगी, 0.61 मीटर पर सेकेंड। इसलिए तो मैंने बताया था कि आपका 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एयर में आपकी साउंड की स्पीड कितनी होती है, 332 या 331 मीटर पर सेकेंड। और रूम टेम्परेचर के ऊपर कितनी होती है, रूम टेम्परेचर जो 24-25 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर बढ़ा तो एयर में इसकी स्पीड कितनी होगी, 343 मीटर पर सेकेंड। तो बढ़ेगी ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब इसके आने से साउंड का जो फ्रिक्वेंसी आ रही थी वो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर की वजह से अपने आप भी मूवमेंट हो रहा है, जिससे इसको ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ये पहले ही मूव हो रहे थे तो इसलिए ये ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो याद रखना कि प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा स्पीड ऑफ साउंड कम होगी। आगे देखिए पॉइंट। और साउंड जो आपकी चलती है एयर में किसकी वजह से चलती है, आपको लिख लेना, ये पॉइंट आया हुआ है, साउंड ट्रैवल थ्रू एयर बाय एडिबैटिक प्रोसेस। अब एडिबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जैसे आपकी हीट ट्रांसफ़र होती है उसी तरीके से आपकी साउंड भी चलती है। आपको ये बड़ी याद रखना है, एडिबैटिक प्रोसेस से आपकी साउंड ट्रैवल करती है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग, डेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है। तो आपको याद रखना है कि स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर का सीधा रिलेशन था, लेकिन इसका उल्टा रिलेशन होता है। ठीक है, अब मैं आपको फॉर्मूले से नहीं बता रहा हूँ, सीधा बता रहा हूँ पॉइंट, कि जो स्पीड ऑफ साउंड का डेंसिटी से उल्टा रिलेशन होता है। बस इतना ही पॉइंट आपको मिल गया, आप आंसर कर सकते हो। मैं बोलता हूँ अगर डेंसिटी बढ़ जाएगी तो डेंसिटी क्या होता है, मैंने बताया था मास पर यूनिट वॉल्यूम। कोई भी चीज़ कितनी गाढ़ी है कितनी घनी है उसी हिसाब से डेंसिटी होगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा पॉइंट उल्टा हो जाता है। जैसे आपको पता है कि कोई भी चीज़ सॉलिड होगी, उसके मॉलिक्यूल्स आइटम्स पास होंगे तो उसमें स्पीड ज़्यादा होगी साउंड की। लेकिन डेंसिटी बढ़ने से तो यही होता है, चीज़ गाढ़ी होती है घनी होती है, तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन डेंसिटी का उल्टा इफेक्ट होता है। अगर डेंसिटी आपकी इंक्रीज़ हुई तो स्पीड क्या होगी साउंड की, डिक्रीज होगी, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्सली। तो डेंसिटी के केस में इसको याद रखना है, डेंसिटी के केस में क्या होता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलो अब क्वेश्चन आता है, व्हेन साउंड चेंज मीडियम, which one of the following does not change। ऐसी कौन सी चीज़ें चेंज नहीं होती अगर मीडियम चेंज करें। मतलब मान लीजिए सॉलिड से लिक्विड में चलेगी तो कौन सी चीज़ चेंज नहीं होगी। पहला ऑप्शन आपका वेवलेंथ, दूसरा ऑप्शन आपका स्पीड, तीसरा ऑप्शन आपका फ्रीक्वेंसी, चौथा ऑप्शन आपका नन। आपको पता स्पीड तो सॉलिड में ज़्यादा, उसमें कम हो जाती है, आपकी लिक्विड में उससे भी कम एयर में। वेवलेंथ भी चेंज होती है, आपकी चेंज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट याद रखना, इसको एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने इसको लिखवा दिया। फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चलिए आगे हम छोटा सा पॉइंट देखते हैं। अभी छोटा सा पॉइंट लिख लो आप, मैक नंबर का एक छोटा सा पॉइंट लिख लो आप। मैक नंबर क्या होता है, तो मैक नंबर क्या होता है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, और नीचे लिखो स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, किसी भी एयर में, सॉलिड में, लिक्विड में, दोनों का मीडियम चेंज सेम होना चाहिए। तो ये होता है आपका किसके बराबर, मैक नंबर के बराबर। ये होता है मैक नंबर के
बराबर। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, यहाँ से ना लॉजिकली क्वेश्चन पूछता है। मतलब कोई भी चीज़ जो एयर में, मान लीजिए एयर में कोई आपकी कोई रॉकेट जा रहा है, तो वो कितनी स्पीड से जा रहा है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर तो आपको पता है कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड होती है। मान लीजिए रॉकेट की स्पीड भी कितनी स्पीड से चल रही है, 332 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो दोनों कैंसिल, तो मैक नंबर कितना है 1। क्वेश्चन आएगा पहला, इफ़ मैक नंबर 1 है तो बताइए स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर होगी स्पीड ऑफ साउंड से, या लेस होगी, या सेम होगी, या नन होगा। तो आपको पता मैक नंबर 1 का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अगर इक्वल है स्पीड ऑफ साउंड के, इसी केस में ऐसा हो सकता है कि मैक नंबर 1 आ जाए। अब आपको दूसरा पॉइंट देगा, अगर आपका मैक नंबर ग्रेटर देन 1 है तो इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब देखो, ये 1 से बड़ा कब आ सकता है, जब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो तभी तो बड़ा आएगा ना। अगर नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो जाए तो आंसर पॉइंटों में आ जाएगा, अगर ऊपर वाली बड़ी आ जाए तो आंसर प्लस में आ जाएगा। तो मैक नंबर 1 से ज़्यादा का मतलब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। ऊपर क्या होता है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें आप बोल सकते हो कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, मोर है स्पीड ऑफ एयर से, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तभी तो मैक नंबर 1 से ज़्यादा आया। अगर मैक नंबर 1 से कम हो, इसका मतलब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या है, लेस देन स्पीड ऑफ साउंड। तो ये क्वेश्चन याद रखना, मैक नंबर, एक छोटा सा ये रिलेशन याद रखना, आंसर सारे मिल जाएंगे कि ऑब्जेक्ट की स्पीड एयर में साउंड की स्पीड, मतलब साउंड की स्पीड किसी भी मीडियम में, सॉलिड तो सॉलिड, लिक्विड तो लिक्विड। मैंने एयर की एग्जांपल क्यों ली, क्योंकि आपको ये पता था 332 मीटर पर सेकंड होती है एयर में स्पीड, ठीक है। तो इस केस में मैक नंबर क्या होता है, मैक नंबर होता है आपका रेशियो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट को ऊपर रखना है, स्पीड ऑफ साउंड को नीचे रखना है। अगर एक ऊपर वाला बड़ा होगा तो मैक नंबर 1 से ज़्यादा आ जाएगा, अगर दोनों इक्वल हुए तो मैक नंबर 1 आ जाएगा, कम हुआ इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं इसी में। अगर मैं आपको बोलूँ भाई, अगर मैं आपको छोटी सी बात बोलूँ, मैं आपको बोलूँ मैक नंबर 5 टाइम्स है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या है, 5 टाइम्स स्पीड ऑफ एयर से, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर से। किसी चीज़ की अगर 5 टाइम्स मैक नंबर है, इसका मतलब उसकी स्पीड भी 5 टाइम्स ज़्यादा है। मान लीजिए आपकी स्पीड ऑफ साउंड कितना है एयर में, 10 है, और इसकी 50 होगी तभी तो 5 आएगा मैक नंबर, तो 5 गुना ज़्यादा हो गया ना। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब मैक नंबर 1 से बड़ा हो जाए इसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। क्या बोलते हैं, हाइपरसोनिक। बस इसकी एग्जाम्पल लिख लेना, आपकी जो अग्नि मिसाइल है, अग्नि जो मिसाइल है वो क्या है, वो आपकी मैक नंबर 1 से ज़्यादा वाली है, उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। मैक नंबर 1 से ज़्यादा वाला हो जाए तो हाइपरसोनिक, ठीक है, हाइपरसोनिक। जो आपकी मिसाइल है कौन सी, ब्रह्मो मिसाइल, तो इसका मैक नंबर कितना, 2.5। इसका मतलब ये 2.5 गुना ज़्यादा स्पीड से चलती है जितनी स्पीड में आपकी साउंड चलती है एयर के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी फिलहाल। चलिए इसमें मैं बता भी देता हूँ आपको कि हाइपरसोनिक, सबसोनिक कौन कौन सी होती है, ठीक है। एक होती है आपकी सबसोनिक, एक होती है आपकी सुपरसोनिक, एक होती है आपकी हाइपरसोनिक, ठीक है। वैसे मैंने एक से ज़्यादा बोला था लेकिन एग्जैक्ट देखोगे तो ये होता है, अगर मैक नंबर क्या हो, लेस देन 1 हो, इसका मतलब स्पीड ऑफ साउंड किसी भी मीडियम में अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड से ज़्यादा हुआ तो आपका आंसर 1 से कम आएगा। तो मैक नंबर 1 से कम कौन सी होती है, सबसोनिक, सब छोटा पार्ट। और सुपरसोनिक होती है जब आपका मैक नंबर 1 से बड़ा हो। और हाइपरसोनिक कब होती है, जब आपका मैक नंबर 5 से बड़ा हो, 5 या 5 से बड़ा हो, इस केस में क्या आता है, हाइपरसोनिक, ठीक है। ये आपको याद रखना। जैसे 2.5 कौन सी है, ये आपकी सुपरसोनिक, कौन सी है, ये सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक क्यों, क्योंकि 5 से कम है लेकिन 1 से ज़्यादा है।
ठीक है। तो आई होप आपको मैक नंबर का कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। अब मैं छोटे छोटे पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ, फिर इस चैप्टर को हम लोग खत्म करते हैं क्योंकि क्लास लंबी हो रही है फिलहाल। तो अभी तक मैंने आपको थोड़ा सा फास्ट चला, मैंने इंपॉर्टेंट बातें बता दी थी आपको। क्या मैंने इंपॉर्टेंट बातें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी थी आज, ये मैंने बता दिए। उसके बाद मैंने आपको बताया टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर इंक्रीज तो स्पीड भी इंक्रीज होगी। तो मैंने एग्जांपल भी बताया था कि रूम टेम्परेचर पे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 0 डिग्री पे। मैंने बताया डेंसिटी पे याद रखना, डेंसिटी पे उल्टा इफेक्ट होता है, डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाएगी। फिर मैंने क्या बताया कि अगर मीडियम चेंज करो कौन सी चीज़ चेंज नहीं होती, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। फिर मैं मैक नंबर का कॉन्सेप्ट बता रहा था, ठीक है। मैक नंबर कॉन्सेप्ट के बाद आगे देखते हैं थोड़े से पॉइंट इंपॉर्टेंट, फिर इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करते हैं। चलिए थोड़े से पॉइंट और लिख लेते हैं, फिर क्लास को ख़त्म करते हैं ताकि आज चैप्टर ख़त्म हो जाए। प्रॉपर्टी लिख लीजिए साउंड की। प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ साउंड। सबसे पहले साउंड क्या क्या कर सकती है? साउंड का रिफ्लेक्शन हो सकता है। ये मैं आपको लाइट में समझाऊंगा रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब जाना, टकरा के वापस आ जाना मीडियम में, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन होना। और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को ही क्या बोलते हैं? इको बोलते हैं। ये मैंने बताया भी था आपको पहले, इको ही बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इक्वल बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन होती है साउंड में। जैसे आप देखते होंगे कि आपका जब थंडरस्टॉर्म होता है, बिजली जब बादलों में जब बिजली गरजती है तो बिजली पहले ही हो जाती है, आवाज़ बाद में आती है। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, साउंड की कम होती है। तो साउंड की स्पीड क्या होती है? वो रिफ्लेक्ट होकर टकरा के वापस आती है, ठीक है। रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन होने को ही क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन होने को इको बोलते हैं, ठीक है। साउंड का रिफ्लेक्शन होता है, साउंड का रिफ्रैक्शन भी होता है। ये रिफ्रैक्शन मैं आपको अगले पॉइंट लाइट में बताऊंगा। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब किसी भी चीज़ का मीडियम चेंज हो, आ रही है मीडियम चेंज होगा लेकिन बेंड हो रही है, तो साउंड बेंड होगी, जहाँ तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नेक्स्ट क्लास में लाइट में समझ जाओगे। इसमें और क्या होता है? क्योंकि क्वेश्चन आता है कि ये किस में होता है। ये आपको क्वेश्चन आएगा कि रेजोनेंस किस में हो सकता है? रेजोनेंस, तो ये साउंड के केस में रेजोनेंस बनता है। अब इसमें क्या होता है देखो, ये समझना एक बार। रेजोनेंस किसको बोलते हैं? व्हेन एक्सटर्नल फोर्स वाइब्रेशन, जब बाहर से जो फोर्स लग रही है उसकी जो वाइब्रेशन, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये बराबर हो जाए ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन से। मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो वाइब्रेशन हो रही है, तो अगर दोनों इक्वल हो जाए उसको बोलते हैं क्या हुआ? उसको बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट हुआ। इसको बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट हुआ। मान लीजिए एक्सटर्नल फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी तो 20 हर्ट्ज थी, और जो ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी थी जिस ऑब्जेक्ट पे पलट रहा था वो भी 20 हर्ट्ज से मूव कर रहा था, मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी थी, वो भी हिल रहा था, वाइब्रेशन हो रहा था। तो इस केस को बोलेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। इसको बोलेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। इसका एग्जांपल ये होता है जब दोनों इक्वल हो जाए ना, इस केस में क्या होता है? जो एक्सटर्नल फोर्स थी आपकी, एक्सटर्नल फोर्स थी जो, मान लीजिए वो 20 हर्ट्ज है, और जो ऑब्जेक्ट का वाइब्रेशन था वो भी कितना होगा? 20 हर्ट्ज। तो दोनों ने मिलकर कितना बना दिया? 40 हर्ट्ज। कितना बना दिया? 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, चीज़ ज़्यादा कांपने लगी। इसलिए जो आपके ब्रिज बनते हैं ना, ब्रिज, जो आपके ब्रिज वगैरह बनते हैं, वो रेजोनेंस को देख के ही बनाए जाते हैं। कि इसमें जो भी आपकी एयर वगैरह, कोई भी प्रेशर डलेगा उसके ऊपर, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, तो वो जो पुल बनता है ब्रिज, वो जो हिलेगा, वो दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होनी चाहिए। अगर मैच होगी तो रेजोनेंस इफेक्ट हो जाएगा। रेजोनेंस इफेक्ट हुआ तो वो क्या होगा? उसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। इसलिए आपके जितने पुल वगैरह बनते हैं, ब्रिज वगैरह, वो सारे रेजोनेंस को देख के बनते हैं। ये साउंड वाले केस में होता है, इसलिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अगला पॉइंट देख लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट पॉइंट। चलिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि डॉपलर इफेक्ट किसके लिए वैलिड होता है? डॉपलर्स इफेक्ट। अब डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? तो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर ने एक इफेक्ट दिया था, इसने बोला था कि मान लीजिए कोई भी चीज़, जैसे ट्रेन आपकी साइड आ रही है, तो इसकी जो साउंड है आपके पास जब आएगी, उसकी एनर्जी क्या होगी? उसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। आपको पता है कि ट्रेन आपकी साइड आ रही है, तो अगर वो हॉर्न करेगी तो आपको ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी, उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, कानों पे ज़्यादा छुपेगी। लेकिन जैसे ही ट्रेन यहाँ से जा रही है
तो अब हॉर्न करेगी तो आपको फ्रीक्वेंसी उसकी कम मिलेगी, एनर्जी कम पहुंचेगी। इसी को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये रखना है, डॉपलर इफेक्ट किस में होता है? ये साउंड के केस में होता है। किस केस में होता है? ये साउंड के लिए वैलिड होता है। बस इतना ही है। तो आज की क्लास में मैंने साउंड को ख़त्म कर दिया। ये पॉइंट मैंने जल्दी जल्दी बताया क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, एक रेजोनेंस याद रखना। रेजोनेंस क्या होता है? जब एक्सटर्नल फोर्स बराबर हो जाए इंटरनल फोर्स, ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन की। एक्सटर्नल फोर्स की वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट की बराबर हो जाए तो दोनों मिलके बड़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, जिसकी वजह से आपका कोई भी ब्रिज वगैरह है वो टूट सकता है। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट किसके लिए वैलिड है? साउंड के लिए। तो क्या होता है, मैंने थोड़ा सा ये भी आपको बता दिया। तो ये आपका साउंड खत्म हो गया। आज की क्लास में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो ये थे कि आपको याद रखना है क्या? ठीक है, आपको याद क्या रखना है? ये वाले, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड आपको याद रखने हैं। सबसे पहले क्या याद रखना है आपको? लाउडनेस। ठीक है, लाउडनेस क्या होता है, किस पे डिपेंड करती है? एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये वाला, और तीसरा पॉइंट इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट क्या होता है? चलिए फिर ये आप खुद बना सकते हो कितना गुना बढ़ेगा। चलिए इसके बाद मैंने आपको बताया पिच। पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, और फीमेल की पिच हाई होती है। क्यों? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। क्वालिटी, हम साउंड को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। फिर मैंने बोला प्रेशर पे इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर पे सीधा इफेक्ट होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा स्पीड बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा स्पीड बढ़ेगी। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको? हाँ, डेंसिटी पे क्या होता है? इनडायरेक्टली रिलेशन होता है। कैसा होता है? इनडायरेक्टली होता है। अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पीड कम हो जाएगी। फिर मैंने बताया कि कौन सी चीज़ चेंज मीडियम चेंजों से नहीं होती, वो होती है फ्रीक्वेंसी। फिर मैंने आपको मैक नंबर के बारे में बताया, और देन आपको लास्ट मैंने इसकी कुछ प्रॉपर्टी बताई। तो ये थी मेरी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको साउंड को फिनिश कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में, और आई होप ये साउंड आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब आप MCQ देगा तभी पता चल जाएगा। बाकी मैंने क्लास के साथ साथ आपको बता दिए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चा इनका बेनिफिट ले सके। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।